हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा बिहार दरोगा से संबंधित एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज वीडियो। इसमें हम लोग लगातार प्रश्न श्रृंखलाओं के प्रैक्टिस सेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। लगातार एग्ज़ाम तक जो है आपके प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। जो है हमारा आज के टेस्ट सीरीज़ का पहला वीडियो, ये एडुटेरिया पुस्तक जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए हाल ही में प्रकाशित किया गया है, वॉल्यूम 3, उससे लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा और आप इसको अच्छे ढंग से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर और प्रश्न श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। इसका सही उत्तर है गुजरात राज्य। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया है सितंबर 2021 में, जिसमें बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है, जबकि छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो वाटर प्लस सिटी हाल ही में किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है पुरी, इंदौर, भुवनेश्वर, लखनऊ। इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। हाल ही में इंदौर शहर जो है वो स्वच्छता के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पे आया था और इसके पानी के अच्छे ढंग से रख रखाव तथा इसके सफाई को लेकर के जो है इंदौर को वाटर प्लस सिटी जो है वो घोषित किया गया है। तो वाटर प्लस सिटी जो भारत का पहला बना है वो कौन बना है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य का शहर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य विशेष से है? ऑप्शन है पंजाब, मेघालय, मणिपुर, असम। इसका जो सही उत्तर है वो है असम। हाल ही में जो कार्बी जनजाति है, जो चर्चा का विषय था, वो असम राज्य से संबंधित है। इनके द्वारा एक अलग राज्य की मांग की जा रही थी, जिसके कारण सितंबर 2021 में एक समझौता किया गया और इस समझौते के बाद ये जनजाति समूह चर्चा में रहा है। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हाल ही में की है? ऑप्शन है लद्दाख में, पुदुचेरी में, गुजरात में, तेलंगाना में। तो हाल ही में जो घोषणा की गई है जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय की, यह घोषणा लद्दाख क्षेत्र के लिए की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लद्दाख। वास्तव में लद्दाख में बनने वाला यह विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। यह देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, जलेपला दर्रा, माना दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। तो हाल ही में जो मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा दर्रे पर की गई है वो की गई है उमलिंगला दर्रा के ऊपर। बात करें तो सीमा सड़क संगठन, जिसे BRO कहते हैं, इसके द्वारा अगस्त 2021 में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में उमलिंगला दर्रा पर मोटर वाहन चालन योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है, जो अपने आप में एक बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट आते हैं छठे प्रश्न की ओर। विश्व में हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 सितंबर को, 23 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 26 दिसंबर को। तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में लद्दाख सरकार द्वारा हिम तेंदुआ को जो है राजकीय यानी राज्य का पशु घोषित किया गया है। तो दोनों ही प्रश्न जो है वो हिम तेंदुआ से इम्पोर्टेंट है। दिवस 23 अक्टूबर को तथा किस क्षेत्र द्वारा या किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य द्वारा हाल ही में हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया गया है, तो वो है लद्दाख। सातवें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल। इसका जो सही उत्तर है वो है अमित शाह।
तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहले सहकारिता मंत्री जो है वो बने हैं। केंद्र सरकार द्वारा सहकार से समृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और पहले मंत्री के रूप में अमित शाह, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, उन्हें इस पद को सौंपा गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, आनंद कुमार, साइरस पूनावाल, बी एवं सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वो है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को मुख्य रूप से जो है ये दिया गया है कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष है और इनके द्वारा कोविशील्ड के निर्माण हेतु इन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा, साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो कुछ क्वेश्चन बिहार के करंट से भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को इन सेट्स में दिए गए हैं। ऑप्शन है जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, राजगीर। इसका जो सही उत्तर है वो है जमुई। करलव पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में जमुई के नागानकटी क्षेत्र में किया गया था। तो ये एक पक्षियों को लेकर के मनाया जाने वाला महोत्सव है जिसको कलरव पक्षी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। ये जमुई जिले में मनाया गया है। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। 10वां प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? आपको पता है कि हर वर्ष कुछ तूफान जो है वो समुद्री क्षेत्र में उठते हैं और इनका नामकरण अलग अलग देशों के द्वारा किया जाता है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान। इसका जो सही उत्तर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। किसी भी तूफान के नामकरण के लिए उस क्षेत्र के राज्यों को अल्फ़ाबेट के नाम के अनुसार अरेंज किया जाता है। उसके बाद क्रमशः सभी देशों को एक एक नाम जो है वो सजेस्ट करने होते हैं और जिनका क्रम संख्या जिस समय आता है उनके द्वारा सजेस्ट किए गए नाम उस तूफान को दे दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के द्वारा हाल ही में भारत ने समझौता किया है? किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? ऑप्शन है जापान के साथ, नेपाल के साथ, फ्रांस के साथ, भूटान के साथ। ये सभी रिसेंट के करंट अफेयर्स से पूछे गए प्रश्न हैं। तो हाल ही में जून 2021 में ये समझौता जो है भारत द्वारा भूटान के साथ किया गया है ताकि पर्यावरण क्षेत्र में संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। 12वें प्रश्न की ओर आते हैं। संसद टीवी के पहले सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अमिताभ कांत, सौरभ गर्ग, रवि सिन्हा। उपयुक्त में से कोई नहीं। वास्तव में हाल ही में टीवी जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी संचालित किए जाते थे उन्हें दोनों को जोड़ करके एक टीवी बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है संसद टीवी। संसद टीवी का जो है पहले सीईओ के रूप में जो है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका जो सही उत्तर है वो है रवि कपूर। रवि कपूर को जो है वो पहले संसद टीवी के जो है सीईओ के रूप में चुना गया है। आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आपको पता है कि भारत में फिल्म क्षेत्र में सबसे प्रमुख पुरस्कार जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है और यह दिलीप कुमार अभिनेता को मिला हुआ था, लेकिन यह किस वर्ष मिला था? ऑप्शन है 1989, 1994, 1999, 2001। तो दिलीप कुमार जी को यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1994 में मिला था, जिसे 1995 में उन्हें दिया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा हाल ही में छोड़ा गया था? तो इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना में से इसे माना जा रहा था। इसे हाल ही में GSLV F-10 के द्वारा जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। यह मुख्य रूप से पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था, लेकिन यह परियोजना जो है जो छोड़ने की योजना थी यह असफल रही और इसरो काफ़ी लंबे समय बाद एक प्रमुख अभियान में असफल हो गया, जो कि भारत के लिए एक बड़ा झटका भी रहा। आते हैं 15वें प्रश्न की ओर।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो है वो किसने जीता था? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा के द्वारा, बजरंग पूनिया के द्वारा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का खाता जो है वो पदक तालिका में ये खोला गया था मीराबाई चानू के द्वारा। मीराबाई चानू ने इस प्रतियोगिता में जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने यह पदक जो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में जो है जीता था। और कुल पदकों की बात करें तो भारत को 1 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य पदक और 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक प्राप्त हुए और भारत को कुल श्रेणी में 48वां रैंक प्राप्त हुआ था। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? तो नोबेल पुरस्कार हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है करंट एग्जाम की दृष्टि से। आइए बात करते हैं 16वें प्रश्न में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट, मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव और बी एवं सी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वो बी एवं सी दोनों है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव दोनों को संयुक्त रूप से जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया गया है। इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस से है और दिमित्री मुराटोव जो है ये रूस की रहने वाली हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में आते हैं, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है? ऑप्शन है नोमैडलैंड, क्लो इनाओ, पैरासाइट्स, द क्राउन। तो 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म में चुना गया था नोमैडलैंड। तो नोमैडलैंड जो है ये मुख्य रूप से चुना गया था 13वां का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। इसके अलावा जो फिल्म के सबसे बेस्ट एक्टर के रूप में जो अभिनेता चुने गए थे वो थे एंथनी हॉपकिंस और ये द फादर फिल्म के लिए उन्हें चुना गया था। एंथनी हॉपकिंस जो है ये ऑस्कर अवार्ड पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति में से एक हैं, यानी सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 112, 120, 135, 142। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 135वां। बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है, जो कि सिडनी की एक संस्था है। इसके द्वारा यह 15वां संस्करण है जो जारी किया गया था। इस 15वें संस्करण में पहला स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है आइसलैंड को, जो कि लगातार 7-8 सालों से जो है ये अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसके अलावा भारत ने अपने 2 रैंक सुधारते हुए भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन है टूरिज्म एंड नेचर, टूरिज्म फॉर टूरिस्ट, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड टूरिज्म फॉर पीस। तो 2020-21 में जो पर्यावरण दिवस 2021 के लिए घोषित किया गया उसमें जो थीम रखा गया वो रखा गया ऑप्शन सी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और मैं बता दूं तो प्रतिवर्ष जो पर्यावरण दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम रखा गया वो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है? ऑप्शन है 2025 तक में, 2030 तक में, 2047 तक में, 2051 तक में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने उद्घोषणा भाषण के दौरान ये लक्ष्य बताया गया कि 2047 तक जो है वह भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, यानी भारत की ऊर्जा पर निर्भरता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और स्वयं की ऊर्जा से ही भारत का ऊर्जा संचालन हो सकेगा। इसके लिए लक्ष्य जो रखा गया है वो 2047 चिन्हित किया गया है। 21वें प्रश्न की ओर आते हैं। टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को हाल ही में शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में 100 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची बनाई गई, जिसमें भारत के 3 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है।
दो व्यक्ति जो कि राजनीतिक क्षेत्र से हैं, जिनमें पहला स्थान नरेंद्र मोदी, दूसरा ममता बनर्जी का है। तीसरा स्थान जो है वो आधार पूनावाला का है, जिसे हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सीरम के जो है इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है और ये भारत में जो है कोविशील्ड के लिए ये चर्चित रहे हैं, जिनके कारण इनको प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर में। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ राज्य तथा दूसरे तरफ राज्यपाल की सूची दी गई है। मिजोरम डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, हरियाणा श्री बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड रमेश बैस और गोवा श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसलिए सुमेलित नहीं है क्योंकि गोवा के जो वर्तमान जो राज्यपाल हैं ये मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो नहीं है, बल्कि PS श्रीधरन पिल्लई जो है ये गोवा के राज्यपाल है। इसके अलावा मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के जो है ये राज्यपाल हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है। हाल ही में एक राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है वो है आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश। तो याद रख सकते हैं आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश। कृषि क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। 24वें प्रश्न की ओर आते हैं, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत हाल ही में की गई है। ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत मुख्य रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन करना तथा खुले में शौच को जो है वो कंट्रोल करना और खुले में शौच मुक्त गांवों का निर्माण करना है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और स्वच्छता को देखते हुए सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962 पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है निरुपमा राव, सलमान रुश्दी, रमेश जयराम और प्रोफेसर विवेक लामा। तो ये पुस्तक हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही थी, इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962। इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव के द्वारा लिखा गया है। निरुपमा राव जो है वो पूर्व में विदेश सचिव रह चुकी हैं, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चित पुस्तक भी है। और इसमें इन्होंने नेहरू जी को जो है वो भारत के चाइना वार के लिए जिम्मेदार नहीं बताया गया है, तो इसके कारण और भी ज़्यादा ये चर्चित पुस्तक रही। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। हमारा 26वां प्रश्न जो है वो है, US ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है। नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, मैरियो बेरेटिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो US ओपन 2021 जो हाल ही में संचालित हुआ उसके पुरुष एकल का खिताब जो है वो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो डेनियल मेदवेदेव है। वहीं दूसरी US ओपन में महिला का खिताब जो है वो एमा रादुकाने के द्वारा जीती गई, जो कि ब्रिटेन की महिला है और लगभग 50 वर्षों बाद जो है वो एमा रादुकाने के द्वारा जो है वो US ओपन जीता गया, जो कि किसी ब्रिटेन महिला के द्वारा जीता गया 50 सालों के बाद का पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्नों में आते हैं। तो अभी रिसेंट में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि SI में लगभग 5 मैथ से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैथ के प्रश्नों का भी प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। और ज़्यादातर जो है अर्थमेटिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन आपको थोड़े सॉल्व करने होंगे, जो कि एक सॉल्व प्रोसेस के थ्रू सॉल्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्डन के पास 50 पैसे, 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। क्रमशः इनका अनुपात 2, 3 एवं 5 है, इस अनुपात में है तथा उनके पास कुल रकम जो है 116 रुपये है। बताइए कि गोल्डन के पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इसको आप x के थ्रू मान करके बना सकते हैं, जैसे 2x, 3x और 5x। और इसी तरह से इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो x + 3x + 25x मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर हो जाएगा 116।
और इस तरह से आप आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर जो है वो 8 सिक्के जो हैं वो आपको 50 पैसे वाले निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है, इसको आप लोग थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इसमें मुख्य रूप से मैं जीके के प्रश्नों को ही डिस्कस करूँगा। आइए जीके के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख और पीर पंजाल। ऑप्शन है दूसरा धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधर, शिवालिक और मध्य हिमालय। तो मुख्य रूप से अभी जो ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं ये काफ़ी हद तक एटलस से संबंधित होते हैं, इसीलिए आपको इस तरह के प्रश्न जो है वो सेट में दिए जा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच का क्षेत्र जो है वो कुल्लू घाटी के रूप में जाना जाता है। 32वें प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें कुछ पत्तन यानी बंदरगाह और राज्य दिए गए हैं जिन्हें सुमेलित करना है। भटकल जो है वो केरल में है क्या? येलेप्पी और कीकीनाडा और तूतीकोरिन कौन सही सुमेलित है और या फिर इसको सही सुमेलित करना है? तो आइए इसके सही उत्तर की ओर चलते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो भटकल जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एलेप्पो जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा कोकीनाडा जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और तूतीकोरिन काफ़ी फेमस है जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इस प्रकार से इसका सी उत्तर जो है वो सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर और अगला प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। इसका जो सही उत्तर है वो है काली मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है। ये मुख्य रूप से ज्वालामुखीय चट्टानों के टूटने से जो है ये मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और वायु संचारण की क्षमता भी अधिक होती है, जिसके कारण यह कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख माना जाता है। आते हैं 34वें प्रश्न के लिए। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी घाटी का विस्तार जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो राजस्थान होगा, जो कि नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी की जो उद्गम है वो अमरकंटक के पहाड़ी से होती है और इस नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है टुंड्रा वन, मैग्रोव वन, पर्णपाती वन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुंदरवन है वो मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है और इस वन को डेल्टा वन या मैग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। ये मैग्रोव वन जो होते हैं वो काफ़ी झाड़ीदार होते हैं और सुंदर नामक जंगलों के कारण ही इस वन को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 36वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उन्हें चिन्हित करना है। स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है वो फल उत्पादन से है, नीली क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। तो जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो है 2 एवं 3, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि पहला जो है वो पूरी तरह से सही सुमेलित है। बात करें नीली क्रांति की तो ये जो है वो मछली के उत्पादन से संबंधित है, यानी मत्स्य के उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। और स्वर्ण क्रांति, जिसे सुनहरी क्रांति भी कहा जाता है, ये फल और बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में कॉफ़ी उत्पादन के क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक राज्य में नहीं पड़ता है? आपको पता है कि कॉफ़ी के उत्पादन के लिए कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है, लेकिन इसमें से कौन सा स्थान जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन क्षेत्र है लेकिन वो कर्नाटक राज्य में नहीं है? ऑप्शन है पुलनेज, चिकमंगलूर, इसके अलावा बाबा बुदनगिरी, कुर्ग। तो ये सभी में अगर बात करें तो पुलनेज जो है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाला जगह है, जो कि कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाकी सभी जो क्षेत्र है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। 38वें प्रश्न की ओर आते हैं। 38वां प्रश्न है, भरमौर जनजाति क्षेत्र
किस राज्य विशेष से संबंधित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम राज्य, उत्तराखंड और कर्नाटक। इसका जो सही उत्तर है वो है भरमौर जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा हिमाचल में कुछ अन्य जनजातियां हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें गुज्जर, गद्दी, कनोड़ा आदि प्रमुख जो है वो जनजाति हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। 39वें प्रश्न की ओर आते हैं। 39वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो कई बार ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान को लेकर के कन्फ्यूज़न होता है। ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, कजाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है और कजाकिस्तान अकेले पूरे विश्व के यूरेनियम का लगभग 40% तक जो है वो उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो है कजाकिस्तान। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? यानी भारतीय कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है? आर्द्रता, वृष्टि, तापमान, हवा, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो पड़ता है कृषि पर? इसका जो सही उत्तर है वो है वृष्टि। वृष्टि से तात्पर्य यहाँ वर्षा से है और सबसे ज़्यादा भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला कारक वर्षा है। यही कारण है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी वर्षा पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट है मैक्सिमम भारतीय कृषि। आते हैं 41वें प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1972, 1980, 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो 1986 में पारित किया गया था। इससे पहले 1972 में पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण को लेकर के स्टॉकहोम में एक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसके बाद भारत सरकार द्वारा भी पर्यावरण को बचाने और संरक्षण करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 42वां प्रश्न है। 42वें प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ हमारे कुछ पार्क दिए गए हैं, यानी हमारे वन क्षेत्र दिए गए हैं, और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य से संबंधित है। घाना पक्षी विहार राजस्थान से संबंधित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो यहाँ कौन सही सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। इसके अलावा अन्य तीनों के तीनों जो है वो सही सुमेलित है। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इन सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा। एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में आपको पर्यावरण को लेकर के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 7 वीडियो हैं, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपके मैक्सिमम प्रश्न कवर हो जाएंगे। आइए 43वें प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? ऑप्शन है भोजन, पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग, सभी। तो जैव विविधता को बढ़ावा देने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का होता है। किसी क्षेत्र विशेष के इकोसिस्टम ही ये तय करते हैं कि उस क्षेत्र में जैव विविधता की स्थिति क्या होगी। जैसे खास करके वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम काफ़ी मजबूत होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 44वां प्रश्न। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? हाल ही में रामसर साइट्स काफ़ी चर्चा में थे, तो रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है वनों से, शुष्क भूमि क्षेत्र से, आर्द्र भूमि से, पर्यावरण प्रदूषण से। तो रामसर सम्मेलन का जो वास्तव में संबंध है वो है आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्षेत्रों से इसका संबंध है। रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है जहां पर रामसर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया था 1971 में, और इसे 1975 में जो है सक्रिय रूप से लागू कर दिया गया था। भारत ने इसमें जो है 1982 में जो है हस्ताक्षर किए और वर्तमान में हाल ही में भारत में जो है 46 जो है रामसर साइट्स हो गए हैं। इसमें से बिहार में भी कांवड़ झील को हाल ही में शामिल किया गया है। 45वें प्रश्न की ओर आते हैं। 45वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन है ऐसा गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन है आर्गन, जलवाष्प, मीथेन, ए एवं बी दोनों। तो उत्तरदायी नहीं है ये प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तरदायी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि ऑर्गन गैस जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है।
इसके अलावा जल वाष्प और मीथेन दोनों ही वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस माने जाते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैसों में शामिल किया जाता है। 46वें प्रश्न के लिए आते हैं। 46वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होंगी। तो ये लोच के नियम को आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ऐसे मैं व्यवहारिक रूप से बता दूं कि जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, जो कि बहुत ही घटिया वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग जो है वो ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच होती है। इस प्रकार की वस्तुओं का मांग वक्र जो है वो हमेशा ढलान की ओर होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर दिखता है। तो यानी जो ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच वस्तुएं कैसी होंगी, तो निम्न स्तरीय यानी घटिया वस्तुएं होंगी। 47वें प्रश्न की ओर आते हैं। 47वां प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए क्या यूज किया जाता है। ऑप्शन है निवेश पद्धति का, उत्पाद पद्धति का, आगत पद्धति का, आय पद्धति का। तो इसमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो निवेश पद्धति के माध्यम से कभी भी राष्ट्रीय आय नहीं निकाला जाता है, बल्कि वहाँ के उत्पादन की स्थिति, आय की स्थिति या आगत की स्थिति को देखते हुए ही किसी देश में जीएनपी यानी राष्ट्रीय सकल उत्पाद या राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1956, 1964, 1982, 1992। इसका जो सही उत्तर है वो है 1964। इसे आईडीबीआई बैंक यानी औद्योगिक विकास बैंक के रूप में जाना जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को की गई थी और बाद में आरबीआई की एक सहायक कंपनी के रूप में ये हमेशा काम करती रही। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा जो है ये पेश किया जाता है संसद में, और किसके द्वारा पेश किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट से पूर्व में जो है इसे आर्थिक समीक्षा को यानी आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में पेश किया जाता है। इसके माध्यम से बजट के पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जो है इसमें प्रस्तुत किया जाता है। आते हैं 50वें प्रश्न की ओर। 50वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। तो आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन एक पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई थी। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन है तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं। इसका जो सही उत्तर है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से लेकर के 79 तक के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन 77 में चुनाव होने पर यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार ने 78 में ही इस योजना को रोक दिया था, जिसके कारण 1974 से 78 मात्र 4 वर्षों में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। आइए आते हैं 51वें प्रश्न की ओर। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट के विकल्पों के आधार पर एक तरफ भौतिक राशियां और दूसरी तरफ जो है वो मात्रक दिए गए हैं। त्वरण का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, कार्य का और आवेग का मात्रक क्या है। आइए इसके सही मात्रक का चिन्हित करते हैं और इसका मिलान करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो त्वरण का जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी का जो है वो डी है। कार्य का जो है वो जूल होता है और इसके अलावा अगर बात करें आवेग का तो न्यूटन पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से इसका जो सही मिलान है वो ऑप्शन ए में ही किया गया है। आते हैं 52वें प्रश्न की ओर। किसी लटकते हुए कालीन को जब डंडी से या छड़ी से पीटा जाता है तो उसमें से धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं, जो किसका उदाहरण है। ऑप्शन है जड़त्व के उदाहरण है, पृष्ठीय भार के कारण ऐसा होता है, छड़ी की गति के कारण ऐसा होता है, धूल के कणों में श्यानता के कारण ऐसा होता है।
इसका जो सही उत्तर है वो है जड़त्व के कारण ऐसा होता है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जड़त्व के नियम का। किसी भी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। तो जब धूल के कण जो है वो कालीन में चिपके होते हैं तो वो जड़त्व की स्थिति में होते हैं। जैसे ही डंडों से पीटा जाता है कालीन अपनी गति बदल लेता है, लेकिन धूल के कण वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसके कारण धूल बाहर निकलने लगते हैं। ये जड़त्व के नियम के कारण होता है। 53वें प्रश्न की ओर आते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक का जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है वो क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 6.67 इंटू 10⁻11 Nm² पर kg² जो है इसका मान होता है। ये पूरे जगहों पे स्थिर होता है और पूरे ब्रह्मांड में जो है सर्वत्र जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट मान होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 54वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है लोहा, हीरा, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज। तो आपको प्रत्यास्था इलास्टिसिटी जो होती है ये हर वस्तुओं का एक गुण होता है, लेकिन सर्वाधिक किस में होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से ये है क्वार्ट्ज। बात करें तो विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो, परंतु उपरोक्त विकल्पों में अगर देखा जाए तो क्वार्ट्ज का जो प्रत्यास्था होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 55वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है? तो ये आपको पता है कि 45 dB जो होता है ये मानव के श्रवण योग्य होता है और ये बिल्कुल ही अच्छा माना जाता है, लेकिन जब यह बढ़ने लगता है तो एक सीमा पार करने के बाद ये मानव स्वास्थ्य के लिए यानी चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और अन्य बीमारियों का कारक बन जाता है। ये होता है, इसका सही उत्तर होगा 75 डेसिबल। 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता होने पर यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, और जब 80 dB से अधिक इसका जो तीव्रता हो जाता है तो यह पूरी तरह से ध्वनि प्रदूषण या शोर में शामिल हो जाता है। 56वें प्रश्न की ओर आते हैं। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों को विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है, इसका मात्रक किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो विशिष्ट ऊष्मा को लेकर के सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ये बिल्कुल गलत है। इसके अलावा अन्य सभी लाइन जो है वो सही है, विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आते हैं 57वें प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है धुंध, कोहरा, बादल, जल में तेल का मिला होना। तो जो एरोसॉल का उदाहरण नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एरोसॉल का नहीं, बल्कि यह जो है मुख्य रूप से इमल्सन यानी इमल्सन का उदाहरण है, जो कि जैसे जल में तेल का मिला होना, मक्खन का होना, क्रीम का होना, दूध में पानी का मिला होना, इस तरह का ये उदाहरण होता है। जबकि एरोसॉल में जो है धुंध, कोहरा, बादल आदि जो है वो एरोसॉल के उदाहरण होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से इसका सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आविष्कार और दूसरे तरफ आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। पहले में है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु नाभिक। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही उत्तर है वो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, और प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, और परमाणु नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। इस तरह से इसका सही मिलान ये है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सोडियम जो कि Na होता है ये 11 माना जाता है, लेकिन इसके कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वास्तव में जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी बाहरी कक्षाओं के अंदर वाले कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयुक्त रूप से कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
बात करें सोडियम की, तो सोडियम का जो चक्र होता है, इसके पहले चक्र में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे चक्र में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों मिला करके संयुक्त रूप से 10 जो है इसके कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसके आंतरिक कोष 1 कहा जाता है, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 होता है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इसमें 10 होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 60वां प्रश्न जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? ऑप्शन ए 7 तथा 18, 9 तथा 18, 18 तथा 7, 18 तथा 9। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त, तो सबसे पहले ये समझ ले, इस प्रकार का टेबल जो होता है ये होता है हमारा आवर्त सारणी में इस तरह से बना होता है। इसमें आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, इस तरह की जो पंक्तियाँ होती है इनकी संख्या होती है 7, और ऊपर से नीचे की ओर पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कहते हैं, जिन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं, उनकी संख्या होती है 18। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 होती हैं। आते हैं 61वें प्रश्न की ओर। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? ऑप्शन है H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4। तो हाइड्रा अम्ल जो होता है वो वैसे अम्ल को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं पाए जाने वाले अम्ल हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से देख सकते हैं कि सभी में ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं। HCl जो ऐसा उदाहरण है आपके सामने जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो HCl है, जो कि उदाहरण है हाइड्रा अम्ल का। 62 प्रश्न है, लाल सिंदूर जिसे रेड लेड भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbO, PbS, Pb3O4 और 2PbCO3 Pb ब्रैकेट OH2। इसका जो सही उत्तर है वो है सिंदूर या रेड लेड का जो उदाहरण होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Pb3O4 होता है। चलिए अब आते हैं 63rd प्रश्न की ओर। 63rd प्रश्न है, बॉयल, चार्ल्स एवं आवोगाद्रो का प्रतिपादित गैसीय नियम जो है वो संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो बॉयल और चार्ल्स और आवोगाद्रो का जो संयुक्त गैसीय नियम है उसे हम कहते हैं, ऑप्शन है ग्राहम का विसरण नियम, मिश्रित गैस नियम, आदर्श गैस नियम, के ल्यूसेक नियम। इसको जो कहा जाता है ये तीनों के नियमों को मिला करके बनाया गया है, इसलिए इसे आदर्श गैस नियम के नाम से जाना जाता है, जो कि बॉयल, चार्ल्स और आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम को संयुक्त रूप से दिया गया नाम है। यह नियम गैसों के आयतन तथा उसके ताप, दाब एवं मात्रा के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाला नियम है। 64 प्रश्न की ओर आते हैं। जीवाणु विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है लुई पाश्चर को, एडवर्ड जेनर को, ल्यूवेनहॉक को और पॉल बर्ग को माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर को जो है जीवाणु विज्ञान का जो है यानी बैक्टीरियोलॉजी का जो है जनक माना जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो इम्यूनोलॉजी का जो जनक माना जाता है वो एडवर्ड जेनर को माना जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव का जो विज्ञान होता है जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को इसका जनक माना जाता है। और अनुवांशिक विज्ञान यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है यह इसके जनक जो है वो जनक पॉल बर्ग को माना जाता है। आइए 65 प्रश्न की ओर आते हैं। एक बीज पत्ती पादपों के लिए लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्नलिखित में से है। तो एक बीज पत्ती जो है वो पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है प्याज, केला, खजूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्याज। प्याज जो है वो एक बीजी पत्ती होता है जो कि लिलिएसी कुल का माना जाता है। 66 प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, यानी मोलस्का ग्रुप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सीप, घोंघा, ऑक्टोपस और केचुआ। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये सभी एक जैसे प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। तो यानी ये सभी जो है ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जबकि जो केचुआ होता है ये केचुआ उस ग्रुप का पार्ट नहीं होता है।
केचुआ, जोक आदि जो होते हैं वो एनेलिडा ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 67वां प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और फास्फोलिपिड। इसका जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया एक रासायनिक संगठन में बना होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है जो लगभग 65% से अधिक होता है। तो 65% से अधिक मात्रा जो होती है वो प्रोटीन की होती है। 68 में बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है, ये प्लाज्मा का संबंध जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, यह रंगहीन होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें फाइब्रोनोज प्रोटीन पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो प्लाज्मा में रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। तो यानी ये जो है उत्तर जो है वो सही उत्तर है, यानी ये कथन जो है वो पूरी तरह से गलत है। बाकी अन्य सभी कथन जो है वो प्लाज्मा के संबंध में सही हैं। आते हैं 69 प्रश्न की ओर। 69 हमारा प्रश्न है, 69 प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित कर देता है? तो हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बीमारियों में से एक है। यह हृदय को प्रभावित करता है, यह यकृत को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को या फेफड़ा को। इसका जो सही उत्तर है वो है यह यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर या शरीर के अन्य तरल पदार्थ किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है जो ऑलरेडी संक्रमित नहीं है। उनके यहाँ जब प्रवेश करता है तो ये फैलने लगता है और यह सबसे पहले बॉडी के यकृत पार्ट को प्रभावित करता है। 70वें प्रश्न की ओर आते हैं। 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग माना जाता है? तो मस्तिष्क में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क आगे का और एक पीछे का भाग होता है। इसके अलावा एक मध्य का भाग होता है। तो मस्तिष्क में बात कर ले तो पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और सेरिबेलम, यानी कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? तो ये प्रमस्तिष्क जो आगे का जो दिमाग होता है ये सोचने, समझने, चिंतन करने, पढ़ने, इन सभी से संबंधित होता है। जिसके अलावा जितने भी अन्य क्रियाएं होती हैं वो पीछे वाले भागों से होती है, जो कि चलना फिरना ये सब पिछले भागों से होता है, जबकि सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने, भावनाओं को समझने आदि का जो कार्य होता है वो प्रमस्तिष्क के माध्यम से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 71वां प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? मार्च 1946 में, फरवरी 1947 में, जनवरी 1947 में, जुलाई 1946 में। तो ये अगर क्वेश्चन में अगर सीधा कर दूं तो बहुत आसान हो जाएगा। कब उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को उसी के थ्रू जो है भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और बाद में चल करके इसी को प्रस्तावना के रूप में भी अपनाया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 72 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके माध्यम से संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसमें कुल कितने मेंबर थे? ऑप्शन है 3, 5, 7, 15। इसका जो सही उत्तर है वो है 7। इसमें एक अध्यक्ष जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा 7 कुल अन्य सदस्य थे जिनका नाम इस प्रकार है: एन गोपाला स्वामी आयंगर, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्र, मोहम्मद सदुल्लाह, के.एम. मुंशी, अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर। ये कुल 6 मेंबर तथा एक अध्यक्ष मिलाकर के कुल 7 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति का संचालन कर रहे थे। 73वें प्रश्न की ओर आते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको पता है कि दोनों संसद की बैठक जो है 108 के तहत जो है वो संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस।
तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा उदेशिका की भाषा समवर्ती सूची संबंधी प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 74। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी उनके द्वारा दिए गए फैसले उनके निचले न्यायालयों के लिए जो है एक प्रकार का अभिलेख होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका जो सही उत्तर है वो आर्टिकल 129। इसके अलावा अन्य आर्टिकलों की बात कर ले तो 215 में जो है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है। 124 में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होंगे, इसका वर्णन किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में, तीसरी में, चौथा में और सातवें में। तो भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते का वर्णन जो है वो दूसरी अनुसूची में किया गया है। अनुसूची के विषय में आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, जिसे बाद में क्रमशः बढ़ा करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। इसमें दूसरी अनुसूची जो है वो संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते आदि से संबंधित है। 76वां प्रश्न है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन है भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा बात करें तो भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है और भाग 18 जो है ये आपातकाल से संबंधित है और भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख भाग हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। आते हैं 77 प्रश्न की ओर। हमारा 77वां प्रश्न जो है वो है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। धार्मिक न्याय कहीं से भी संविधान में उल्लेखित शब्द नहीं है। आते हैं 78वें प्रश्न की ओर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द को जो है वो जोड़ा गया था? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1993 और 97वें संविधान संशोधन 2011। तो ये जो सहकारिता समिति से संबंधित जो शब्द है इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 में इंक्लूड किया गया था और सहकारी समितियां शब्द को भाग 9 में जोड़ा गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 79। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त कौन से विषय को जो है कानून बना सकता है? यानी संविधान के विषय सूचियों के अलावा अगर कोई अतिरिक्त विषय आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, क्षेत्रीय परिषद को या राष्ट्रपति को। तो संविधान के अतिरिक्त वाले सूचियों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है आर्टिकल 248 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद अवशिष्ट विधायी शक्ति रखता है, जिसके तहत संविधान में ऐसी विषय जो कि सूचियों में उल्लेखित नहीं है उस पर कानून बना सकता है। आइए आते हैं 80वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, J.S. वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है वो शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष जो थे वो स्वर्ण सिंह थे। इनके अलावा 12 सदस्य इसमें शामिल थे। इनकी अनुशंसा के आधार पर ही भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
भाग 4 क जोड़ा गया और इसके तहत जो है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनकी प्रारंभिक संख्या 10 थी, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 11 हो गई हैं। 81वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो शक्ति है या जो विधि है वो किस प्रकार की विधि है? न्यायिक प्रक्रिया है, विधायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका की प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वह एक प्रकार की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जो कि संसद में संचालित होती है। बात करें तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है, जिसके तहत यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है और संसद के दोनों सदन जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों के सदनों को इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। 82वें प्रश्न की ओर आते हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। पंचायत चुनाव जो है वो राज्य सूची का विषय है, जिसके कारण राज्य सूची के विषय पर निर्णय लेने का अधिकार जो होता है वो राज्य को होता है और राज्य सरकार द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि कब पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। फिर उसके बाद पंचायतों का चुनाव जो है यह मुख्य रूप से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। तो ये सभी प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन निर्वाचनों का आयोजन कराया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 83 प्रश्न। कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है कौशाम्बी, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ और अहिछत्र। आपको पता है कि 6ठी शताब्दी जो थी ईसा पूर्व, उसमें 16 महाजनपद थे। इस 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था कुरु और कुरु की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली क्षेत्र। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जबकि कौशाम्बी जो थी ये वत्स की राजधानी थी। इसके अलावा श्रावस्ती जो थी ये कौशल प्रदेश की राजधानी थी और अहिछत्र जो थी वो पांचाल की राजधानी थी। इसके अलावा मैं बता दूं कि बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद थे, जिनमें मगध, वज्जीसंग और अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, ये 3 प्रमुख जो है वो महाजनपद बिहार क्षेत्र में थे। 84वें प्रश्न की ओर आते हैं। 84वां प्रश्न है भगवान बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक किसके रूप में चिन्हित किया गया है? घोड़ा, स्तूप, कमल, सांड। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रथ के माध्यम से जो है गृह त्याग किया था, जिसके कारण घोड़े को जो है गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। 85वां प्रश्न है। 85वां प्रश्न है गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मीधर, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव, जयचंद। तो गहरवाल वंश की स्थापना जो है वो चंद्रदेव द्वारा की गई थी और इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो गोविंद चंद्र था, जबकि इस वंश का अंतिम शासक जो है वो जयचंद था, जो विदेशी आक्रमण यानी गौरी के आक्रमण के समय जो है वो पराजित हुआ था। आते हैं 86 प्रश्न की ओर। दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान ए खैरात जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। इसके थ्रू जो है वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता करता था और इसे कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर से पूर्व में जो है इसे कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है। 87वां प्रश्न आता है वातापी कोंड की उपाधि जो है वो किस दक्षिण भारतीय शासक के द्वारा धारण किया गया था? ऑप्शन है पुलकेशिन प्रथम के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वारा, कीर्तिवर्मन द्वारा। तो ये जो वातापी कोंड की उपाधि है ये धारण की गई थी नरसिंह वर्मन के द्वारा धारण की गई थी, जिन्होंने पुलकेशिन को जो है पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय को, और उसको पराजित करने के बाद जो है उसने उनकी राजधानी वातापी पर जो है अधिकार कर लिया था और इसी के कारण उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि जो है धारण की थी। नरसिंह वर्मन का संबंध पल्लव वंश से था और उन्होंने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। आते हैं 88वें प्रश्न की ओर। खतौली का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1504 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में।
तो खतौली का युद्ध जो है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह विदेशी आक्रमण जिसमें बाबर भारत आया था उससे पहले राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच का यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें मेवाड़ के शासक राणा सांगा की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, जयपुर, लाहौर। इसका जो सही उत्तर है वो है दिल्ली। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, दास वंश के संस्थापक ऐबक के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था और ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, लाखों के दानी के रूप में। और सल्तनत काल की भारत में स्थापना जो है वो ऐबक के द्वारा ही की गई थी। 90वां प्रश्न आता है। 90वां प्रश्न है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सीसा जो है वो बाहर से मंगाया जाता था। ऑप्शन है अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र से, ओमान से, ईरान से। तो सीसा का जो आयात भारत में किया जाता था उस समय वो ईरान क्षेत्र से किया जाता था। इसके अलावा तांबा जो है वो खेतरी से भी मंगाया जाता था जो कि राजस्थान में है, और बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक से और ईरान से मंगाया जाता था, जबकि टीन जो है वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो निर्यात और आयात में काफ़ी अग्रणी सभ्यता थी। 91वां प्रश्न आते हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विभिन्न जो है वो कार्य है और दूसरी तरफ दिए गए हैं गवर्नर जनरल के नाम। तो शिशु वध पर प्रतिबंध जो है वो किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह को किसने लागू किया था? तो आइए इसको सही सही देखते हैं। तो शिशु जो प्रतिबंध है वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया था। दास प्रथा पर जो है वो रोक जो है वो एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह को जो है पुनः संचालित करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसने 56 में जो है इसको शुरू करवाया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 92। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय को, मैकियावेली को, दांते को, मार्टिन लूथर को। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है वो फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली की पुस्तक जो है वो द प्रिंस भी काफ़ी चर्चित रही है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। द प्रिंस किसकी पुस्तक है? मैकियावेली की पुस्तक है। भारत में अगर बात करें तो आधुनिक जो चिंतक सबसे पहले माने जाते हैं तो राजा राम मोहन राय जो है वो माने जाते हैं। आते हैं 93वें प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो बदरुद्दीन तैयब जी है। कांग्रेस के थर्ड जो अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, इसका नेतृत्व या अध्यक्षता जो है वो बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा किया गया था, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 94 प्रश्न की ओर आते हैं। 94 है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, M.G. रानाडे, V.D. सावरकर। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी वो 1867 में हुई थी और इसकी स्थापना M.G. रानाडे के द्वारा की गई थी। यह ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था जो भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम करता था। बाद में इन्हीं संस्थाओं को हटा करके कांग्रेस का गठन हुआ, जो कि प्रमुख संस्था बन गई। आते हैं 95 प्रश्न में। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है वो 1852 में हुई थी और 1852 में जो शासन था वो था
लॉर्ड डलहौजी का। इस तरह से इसका सही उत्तर जो है वो लॉर्ड डलहौजी का है। इसका उद्देश्य जो था वो मुख्य रूप से भूमि कर रहित जागीरों का पता करना था और उन्हें छीन लेना था। तो लॉर्ड डलहौजी का शासन जो है वैसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित है और इसी को लागू करने के लिए उसने एक इनाम कमीशन का भी गठन किया था, जिसके तहत वैसी ज़मीनें जो पता नहीं चल रही है कि किसके अंतर्गत है उसे छीन लेना है। आते हैं 96 प्रश्न की ओर। 96 प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया और मिस्र। इसका जो सही उत्तर है वो है मिस्र। मिस्र को जो है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन माना जाता है। आपको पता है कि स्वेज नहर भी उसी होकर के जाती है और एशिया और अफ्रीका को बहुत ही मजबूती से ये जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा यूरोप को भी ये जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट आते हैं 97 प्रश्न की ओर। 97 प्रश्न है, नेहरू कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पोलो। चूँकि इसमें ऑप्शंस में अगर बात करें तो फुटबॉल नहीं है, मुख्य रूप से जो संबंधित है ये फुटबॉल से है, तो फुटबॉल नहीं होने के कारण इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है बास्केटबॉल। बट अगर आपके यहाँ पे अगर फुटबॉल ऑप्शन रहेगा तो पहले फुटबॉल सही उत्तर होगा। इसके अलावा नेहरू कप के अलावा एक नेहरू ट्रॉफी भी पूछा जाता है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी से भी संबंधित है और केरल में होने वाले नौकायान से भी संबंधित है। तो कई बार आपको नौकायान वाला क्वेश्चन भी नेहरू कप करके नेहरू ट्रॉफी करके पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कई बार फंसने के चांसेस रहते हैं, अलग अलग बुक में भी अलग अलग कंटेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अगर नेहरू कप पूछा जाएगा तो यह एक इंटरनेशनल फुटबॉल कप होता है। तो पहले अगर फुटबॉल ऑप्शन होंगे तो फुटबॉल देंगे, अगर नहीं होगा तब बास्केटबॉल दे सकते हैं। नेहरू का अगर ट्रॉफी पूछा जाता है पहले नौकायान देंगे, नौकायान ऑप्शन में नहीं होगा तब आप हॉकी इसका उत्तर दे सकते हैं। आते हैं 98 प्रश्न की ओर। 98 प्रश्न जो है वो कहता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को जो है ये भारत रत्न का सम्मान जो है ये दिया गया था 1997 में। और 1997 में उनके साथ ही गुलजारी लाल नंदा जो मरणोपरांत और अरुणा आसफ अली मरणोपरांत भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं 99 की बात करते हैं। 99 प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में। इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात राज्य में हाल ही में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधीनगर में जो है ये स्थापित किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात का गांधीनगर है। 100वां प्रश्न है और आज का हमारा सेट का अंतिम प्रश्न है। ये है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन है 14 दिसंबर, 20 नवंबर, 16 सितंबर और 27 सितंबर। इसका जो सही उत्तर है वो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले तो 20 नवंबर को जो है वो सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर जो है वो काफ़ी फेमस है, ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 सितंबर जो है ये विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन करेंट अफेयर्स पर डे का अपलोड किया जाता है। तो आइए ये भी देख लेते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ सकते हैं और उसमें से क्या क्या देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन दिख रहा है। इस सर्च बटन पे जा करके आपको क्लिक करना है और जैसे ही सर्च बटन पे आप क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़, यही आपको सर्च करना है। तो ओपन करेंगे और यहाँ एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप लिखेंगे और जैसे ही एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ आप लिखेंगे आपको ये चैनल, आपका चैनल खुल जाएगा। और चैनल खुलने के बाद आप इसमें जो स्क्रॉल करके आप पुराने जो डेली करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं वो सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो इसमें शेयर किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये डेली करंट अफेयर्स के थ्रू आपको इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं।
और ये पर डे के आपको करंट अफेयर्स से आपको इसमें मिल जाएंगे, और स्क्रॉल करके आप पीछे के भी करंट अफेयर्स जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अपने को जितने भी आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए जब से अपलोड हो रहे हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं भारत सरकार, बिहार सरकार या इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो भी आपको इसमें डेली अपडेट किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लगभग इसमें 3,35,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इससे जुड़ जाइए और डेली करंट अफेयर्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा जो भी PDF हमारे अपलोड होंगे वो यहीं पे अपलोड करके आपको सूचना दी जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।